बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं तुर्की की, और तुर्की के अंदर जो सूरत हाल है इन्फ्लेशन की और लिरा की, वो आपको शेयर करनी है, बतानी है, और आपको बताना है कि वहां पर सूरत हाल इस टाइम क्या है, वहां पर माहौल इस टाइम क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लिरा का जो नोज लैंडिंग है वो क्यों हो रही है, इस नोज लैंडिंग से वहां पर सूरत हाल क्या है, आवाम के अंदर माहौल क्या है, और ये जो माहौल वहां बन गया है, जो बन रहा है, क्या ये मवाजना करता है किसी और मुल्क से। तो यहां पर मैं अफगानिस्तान का नाम भी नहीं लूंगा। वो भी एक फेज से गुजर रहा है, वो भी तकलीफ में है, वो भी एक चीज को सफर कर रहा है, मगर वहां पर हालात फिर भी चेंज हैं। तुर्की के साथ बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए था जो आज हम देख रहे हैं। यानी कि तुर्की बहुत ही अपने आप को अच्छी पोजीशन में रखे हुए था। हम इसको 2012 से अगर मैं फॉलो करूं, यानी कि आज से 9 साल पहले, तो ये अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में था, और 2012 के अंदर इसके जो रिजर्व्स थे वो बहुत हाई थे और हाई होते जा रहे थे। अब फिर क्या ऐसा सोच आई वो बता रहा हूं, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 2021 में सूरत हाल क्या है। 2021 के अंदर सूरत हाल ये है कि लिरा जो है वो नोज लैंडिंग पे आया हुआ है, और सीधा जमीन के ऊपर 45%, 45% जो है वो गिर चुका है डॉलर के सामने। और ये बहुत बड़ा जो है ना एक सेटबैक है जो हो गया है। ये आप खबर देख रहे होंगे, अल जज़ीरा की कवर कर रहा है आपको दुनिया इस बात को कि तुर्की जो है उसका लिरा जो है वो फॉल कर गया है, और फॉल भी कैसा किया है, आम फॉल नहीं है, इट्स अ फ्री फॉल। यानी कि 45% इन 1 ईयर। नवंबर की कहानी अपनी जगह छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिरा की। अब लिरा जिसके पास था, जिसके बैंक अकाउंट्स में था, जिसके पास हाथ में था, जिसकी सैलरी कुछ थी, फॉर एग्जांपल जो भी थी, तो जो भी है वो तो है, लेकिन अब उसकी पावर आधी रह गई है विद इन 1 ईयर। और ये 1 ईयर कौन सा वाला है? ये वही है जो इस वबा से लड़ते हुए लोग सामने आए, आगे आए। बचाने की कोशिश की गई, तुर्की ने अपना टूरिज्म नहीं बंद किया, वीजा बंद नहीं किया, लेकिन सूरत हाल तो पैदा हुई। अब इसके अंदर जिन फैक्टर्स ने काम किया है वो फैक्टर्स जो है वो डिस्कस नहीं हो रहे, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपके सामने पिक्चर आ जाए कि कोई मुल्क भी वो गलती ना करे जो गलती तुर्की ने की है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि सल्तनत उस्मानिया का कोई जिक्र आएगा, 2023 से जिक्र आएगा या ऐसे कुछ आएगा। यहां पर कुछ गलतियां उनसे हुई हैं मेरे हिसाब से। उर्दुगान नहीं मानते, मगर मेरे हिसाब से गलतियां हैं, और ये कोई मुल्क की गलती ना करे, क्योंकि जो चीज जिस काम के लिए है वो उसी काम के लिए होनी चाहिए। एक आम उसूल यह है कि जो चीज जिस काम के लिए है वो उसको होना चाहिए। अगर वो वहां से आप हटाएंगे, उसको चेंज करेंगे, तो खराबी पैदा होगी। फॉरेन रिजर्व्स जो आपके सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, वो चीज इस काम के लिए है कि फॉरेन रिजर्व आपके मुल्क के अंदर होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। किसी भी मुल्क के लिए फॉरेन रिजर्व की बहुत अहमियत होती है, बैकबोन होती है, जिसके ऊपर वो मुल्क पूरा का पूरा खड़ा हुआ होता है। यहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि किसी ने इनको आइडिया दिया होगा गवर्नमेंट को कि आप जो है इस फॉरेन रिजर्व को लगा दीजिए। किसके ऊपर लगा दीजिए? 2012-2013 की बात कर रहा हूं। इसको लगा दीजिए आप रियल एस्टेट के अंदर। अब जब आप रियल एस्टेट में लगाएंगे, तो जब ये प्रोजेक्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे, अपनी कामयाबी को पहुंचेंगे, तो उसको हम जब सेल आउट करेंगे तो 5 साल के अंदर हमको डबल पैसा मिल जाएगा। मतलब जो भी हमारे रिजर्व है, मान लीजिए 100 अरब डॉलर है, तो जनाब वाला आपको 200 अरब मिल जाएगा, 200 अरब डॉलर मिल जाएगा। यानी कि ये एक प्रॉफिट ऐसा होगा कि आपको आपकी लॉटरी निकल आएगी। ये बड़ी बात है। तो इनको समझ में आ गया, उन्होंने कहा बात तो सही है, रियल एस्टेट का बिजनेस तो कभी धोखा देता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको पैसे को रोलिंग में ले आते हैं। और किसी भी कारोबार के अंदर जब आप पैसा रोलिंग में लेकर आते हैं तो फिर रोलिंग गोलिंग हो जाती है। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत अच्छा सा माहौल था और इन्होंने काम शुरू कर दिया, रियल एस्टेट खड़ा कर दिया, 2017 के आसपास खड़ा किया, 2018 में चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब टाइम आया कि वो आपको 100 का 200 अरब दे, तो पैंडेमिक शुरू हो गया, दुनिया चेंज हो गई। वो वहां पर जो उनका असल पैसा था, मतलब वो 100 डॉलर जो उन्होंने कमाना था वो छोड़ दीजिए, जो अपना 100 डॉलर था वो फंस गया रियल एस्टेट के अंदर। तो गवर्नमेंट के पास क्या कमी आ गई? फॉरेन जो रिजर्व थे उसकी कमी आ गई। अब गवर्नमेंट के पैसे तो हैं उसके पास, मतलब अगर वो बेचेगी तो पैसा आएगा, तो क्या होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ कि अब जो तुर्की है उसके पास पैसे नहीं रहे, कि उसको फॉरेन रिजर्व नहीं रहा। अब क्या वो ऑयल खरीदेगा? क्या वो जरूरत की अशिया खरीदेगा? क्या वो इंपोर्ट करेगा? पैसे तो फॉरेन रिजर्व में चाहिए ना, वो है नहीं।
तो जब इंपोर्ट आपके मुल्क में कम आएगी, चीजें कम आएंगी, तो उसका असर ये होगा कि वो चीजें आपको महंगी ही मिलेंगी। ये एक नेचुरल फैक्ट हो गया। अब उसके बाद एक तो इन्फ्लेशन या महंगाई जो तुर्की की उसने हिट किया, वो इस बात ने किया, लोगों को जिसने तंग किया वो इस बात से हुआ कि चीजों की तादाद ही कम थी खरीदने के लिए, खरीदार ज्यादा थे, डिमांड ज्यादा थी और वहां पर सेल जो है वो बढ़ गई और जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर सके गवर्नमेंट। एक तो मसला ये आया। दूसरा मसला ये आया कि किसी ने बीच में एक और मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि जी जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बड़े हाई हैं, तो अगर ये आप कम कर देंगे तो गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होगा, फिर अगेन 100 अरब आप फिर कमा लेंगे। अब वहां पर उर्दुगान ने फैसला कर लिया और उन्होंने स्टेट बैंक को बोला कि जी ये जो रेट हैं इंटरेस्ट के कम करें। इसमें जब आप इसको स्टडी करते हैं, खबरें देखते हैं जो हमने आपसे बात की होगी, तो गवर्नर्स चेंज होने शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि पहला गवर्नर चला जाता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा चला जाता है और चौथा जब आता है तो वो कहता है ठीक है मैं चेंज कर देता हूं। वो आते ही शर्त के ऊपर है मैं चेंज कर देता हूं। और हम देखते हैं कि वो जो गवर्नर है वो रेट को चेंज कर देता है और लोगों के पास जब आप जो उनको कम इंटरेस्ट दोगे तो उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब वो पैसा जिसकी वैल्यू आधी हो गई है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, तो वो पैसा बाहर चला गया। जैसे वो बाहर चला गया तो वहीं पर जो इंटरनेशनल यूरोपीय यूनियन के और इन ममालिक के जो यूरो के अंदर जो डिपॉजिट रखवाया हुआ था उन्होंने वो भी निकाल लिया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए था। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो फिर उसका फायदा क्या था, तो वो मसला पेश आया। लेकिन अभी भी अगर आप खबर देखें तो वो कह रहे हैं, मजीद आगे भी कह रहे हैं कि उर्दुगान सेज तुर्कीस इंटरेस्ट रेट विल कंटिन्यू टू फॉल। अभी कंटिन्यूटी में भी रहेगा और फॉल होगा, यानी कि पैसा और बाहर आएगा। न्यूयॉर्क टाइम कहता है आवर मनी हैज नो वैल्यू और फ्रस्ट्रेशन राइज है तुर्की के अंदर, लिरा क्राइसिस है। अब जाहिर सी बात है इस बात को अगर न्यूयॉर्क टाइम कवर कर रहा है तो खुशी से कवर कर रहा है, लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत यहां पर जरूर है। वो ये है कि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि 45% गिरने में रोका क्यों नहीं गया, रोक क्यों नहीं सकते। तो बात यह है आपने समझनी है एक चीज को कि किसी के हाथ में होता ही नहीं है। पाकिस्तान का रुपया हो या लिरा हो या कोई भी चीज हो, अगर वो इस चीज पे आ जाती है तो वहां पर उसने गिरना होता है, यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है। अब मान लीजिए को मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर किसी के पास किसी स्टेट बैंक के पास 100 अरब डॉलर है या उसके बराबर मामलात हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं इकोनॉमी को, तो उसके अगेंस्ट वहां पर उस मुल्क के अंदर उस टाइम $1 जो है वो 100 रुपए का है, मान लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये लोग अपना पैसा बाहर निकालते हैं ड्यू टू एनी रीजन, पैसा कम हो जाता है, रिजर्व कम हो जाते हैं और 100 अरब की जगह वो 50 अरब रह जाते हैं, तो आपके मुल्क में जो करेंसी है वो बिल्कुल डबल लाजमी होनी है। यहां पे डबल हुई है करेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनसे कैलकुलेशन ना मंगवाएं तब भी बात बड़ी सादा सी है कि जो भी रिजर्व थे उनके पास अब वो तकरीबन आधे या उससे भी कम हो सकते हैं। अब डेफिनेटली कितने मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इशारतन तो नजर आ रहा है कम से कम आधे से भी नीचे गिर चुके हैं। तो ये होता है कैलकुलेशन का हिसाब किताब जो एक तरीके से होता है, और बहुत सारे मुल्क जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ हेरा फेरी भी करते हैं, मगर बहरहाल इतनी बड़ी हेरा फेरी नहीं कर सकते जो तुर्की को जरूरत थी। तो तुर्की का जो मामला है वो अवाम को लेकर परेशानी तो है, लेकिन इस टाइम अवाम खड़ी है और उर्दुगान के साथ, क्योंकि वो उर्दुगान के ऊपर शक नहीं कर रहे। उर्दुगान के ऊपर जो है उनको कोई डाउट नहीं है, उसकी ईमानदारी को वो मानते हैं, उसके साथ वो खड़े हैं। और इस तुर्की को बनाने वाला भी उर्दुगान ही है, खड़ा करने वाला, गलत देने वाला और साथ चलने वाला। लेकिन क्या ये इस तरीके से, जिस तरीके से अब भी चल रहा है मामला, क्या इस तरीके से 2023 में दाखिल हो पाएंगे? और अगर होंगे तो किस शक्ल में दाखिल होंगे? एक मजबूत ताकतवर तुर्की जैसा कि चल रहा था 2012 से, या और वो अपनी जो मसले आए थे वो हल कर लेंगे, या फिर एक कमजोर तुर्की? या आपका जो भी इसके बारे में कमेंट्स हो आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।